नमस्कार दोस्तों, सहस्त्र ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तथा इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी पावर। तो एम्पियर से क्या मापा जाता है? तो एम्पियर किसका यूनिट है? तो एम्पियर जो है ऑप्शन बी करंट का यूनिट है। तो करंट का यूनिट जो है एम्पियर है। इसी प्रकार अगर वोल्टेज का देखें तो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? इसका होता है वोल्ट। और प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? इसका होता है ओम। और पावर का यूनिट जो है वाट होता है। तो इतना आप याद रख सकते हैं। चलिए अब जो हम इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक चीज़ें हैं, विद्युत धारा और विभवांतर, इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा को जान लेते हैं क्या होता है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज जो है करंट कहलाता है। अर्थात चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश वाला चार्ज होता है, एक ऋण आवेश चार्ज होता है। तो इन्हीं चार्ज के फ्लो होने के कारण, प्रवाह होने के कारण विद्युत धारा जो है उत्पन्न होता है। अगर इसे सूत्र के रूप में देखें तो क्या होगा? आई इज इक्वल टू चार्ज एकांक समय पर प्रवाहित होता है, अर्थात आई इज इक्वल टू क्यू अपन टी होता है। ठीक, अब इससे संबंधित और हमें क्या क्या याद रखना है? तो इसका मात्रक याद रखना है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत धारा को हम अमीटर से मापते हैं। अमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं और साथ साथ गैल्वेनोमीटर से भी मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से एकदम न्यूनतम करंट को मापा जाता है गैल्वेनोमीटर से। चलिए अगला देखते हैं, विद्युत विभव जिसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। तो ये क्या होता है? विद्युत क्षेत्र एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात विद्युत विभव एक प्रकार का कार्य है। कैसे कार्य है? मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, जहाँ पर है आवेश है, विद्युत क्षेत्र है, यहाँ से किसी अनंत पे रखा हुआ कोई आवेश है। क्यों? इस आवेश को हमें इस विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा, यही कार्य क्या कहलाएगा? वोल्ट या वोल्टेज कहलाएगा। इसे विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब इससे संबंधित हमें और क्या पता होना चाहिए? इसका मात्रक। देखिए, तो विद्युत विभव पहले ये तो एक अदिश राशि होता है। इसका एसआई मात्रक जो है, दो इसके एसआई मात्रक होंगे। एक तो जूल प्रति कूलाम होता है और दूसरा क्या होता है? वोल्ट होता है दूसरा। तो ये दोनों जो है एसआई मात्रक है विद्युत विभव, या फिर इसी को वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक, फिर अगला देखते हैं विभवांतर। ये भी विद्युत विभव का ही एक रूप है। इन दोनों में क्या अंतर है ये बस देखना है हमें। तो देखिए, जैसे कि हम विद्युत विभव को कहाँ से लाते थे? में आवेश को अनंत से लाते थे, परंतु इसमें क्या होगा? इसमें किसी परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य एक आंक आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाएगा उसे हम विभवांतर कहेंगे। अर्थात एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है। ठीक, ये दो बिंदु हैं, इन दोनों के मध्य हमें एक आवेश को प्रवाह कराना है, अर्थात करंट उत्पन्न कराना है। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो इन दोनों के मध्य हमें आवेश प्रवाह कराना है, उसी को हमें उसमें करने में जो कार्य लगेगा उस कार्य को हम विभवांतर कहेंगे। अब विभवांतर को मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है। इन दोनों टर्मिनल के बीच हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। ठीक, तो वोल्ट मीटर जो है, ये वोल्ट मीटर, ये जो है विभवांतर मापने के लिए यंत्र है। और इसका मात्रक भी सेम विद्युत विभव के ही समान ही होगा, या तो वोल्ट होगा या फिर जूल प्रति कूलाम होगा। वोल्ट होगा या जूल प्रति कूलाम होगा। ठीक, तो चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। घरों में विद्युत मीटर में दिखाई जाने वाली यूनिट है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी किलोवाट, ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। तो घरों में कौन से यूनिट का प्रयोग करते हैं? तो घरों में जो मापते हैं उसमें हम किलोवाट घंटा का प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्या होता है? एक शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं हम, शक्ति अर्थात पावर। तो घरों में जो यूज करते हैं उसको हम किलोवाट घंटा से मापते हैं। इसको हम कॉमर्शियल यूनिट भी कहते हैं, कॉमर्शियल शक्ति, कॉमर्शियल पावर कहते हैं इसे यूनिट के नाम से भी जानते हैं। यूनिट बोलते हैं ना, एक यूनिट खपत हो गया, दो यूनिट खपत हो गया। तो जो यूनिट खपत होता है वही जो है घर में विद्युत मीटर है उसमें प्रयोग करते हैं हम किलोवाट घंटा का। देखिए, जैसे वोल्ट को तो देख लिए हैं कि ये किसका मात्रक है? वोल्टेज का है। वाट
वाट जो है पावर का मात्रक है, किलोवाट यही पावर का जो है बड़ा मात्रक होता है। किलो हो लग गया है अर्थात कितना होगा, ये 1000 हो गया, तो 1000 वाट को हम किलोवाट कह देते हैं। और किलोवाट घंटा तो किलो वाट आवर घंटे का। ठीक, तो ये जो है घरेलू विद्युत का मात्रक है। चलिए अब पावर के बारे में जान लेते हैं। तो विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो कोई भी विद्युत परिपथ है, वहाँ जितना ऊर्जा क्षय हो रहा है, तो क्षय होने वाली जितनी ऊर्जा है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो है वाट होता है, तो वाट इसको याद रखना है। अब इसका एक सूत्र होगा, तो देखिए विद्युत शक्ति बराबर क्या होगा? धारा गुना विभवांतर, तो P इक्वल टू हो जाता है I इंटू वी। इसको आपको याद रखना है, कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी पूछे जाते हैं इससे। ये तो हो गया विद्युत शक्ति। अब हम जो यूनिट की बात कर रहे हैं, घरेलू मीटर में जो प्रयोग करते हैं शक्ति उसका, तो उसे हम किलोवाट घंटा कहते हैं, या इसी को कहते हैं हम लोग यूनिट। तो देखिए यूनिट क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होता है। तो 1 किलोवाट या फिर 1 यूनिट जो है 1 घंटे में प्रयोग किए जाने वाले विद्युत की मात्रा है। ठीक, देखिए किलोवाट घंटा का अगर मात्रक निकालना है हमें, तो वोल्ट गुना एम्पियर गुना घंटा, तो इसको के वी किलोवाट आवर था, तो वाट क्या हो जाता है? वाट मतलब वाट भी तो किससे बना है? आई और वी से बना है। P इक्वल टू वी आई था, ऊपर जैसे फार्मूला लिखा है उसी के आधार पर। तो यहाँ वोल्ट हो गया और ये एम्पियर हो गया ए, और घंटा का हावर। तो ठीक, तो वाट गुना घंटा हो जाएगा, तो यही वाट है पावर का, तो वाट गुना घंटा, तो यही जो है किलोवाट घंटा होता है। ठीक, अगर हम इसी को रिलेशन निकालें किलोवाट हावर को जूल में परिवर्तित करें तो क्या होगा? 1 किलोवाट हावर है, तो ठीक है 1 किलोवाट हावर को हम जूल में परिवर्तित करते हैं, तो देखिए इसी को 1 यूनिट कहते हैं। जो 1 किलोवाट हावर रहेगा इसको हम 1 यूनिट कहते हैं। अब 1 यूनिट है, अब इसको हम जूल में परिवर्तित करेंगे, तो 1 किलोवाट में कितना होता है? 1000 वाट होता है। और 1 घंटे में कितना सेकंड होगा? 60 गुना 60 कर दीजिए, तो 3600 सेकंड होता है। ठीक, अब 1000 गुना 3600 सेकंड है, तो इसमें कितना जीरो हो गया? 3 इसमें है, 2 इसमें है, तो 5 जीरो हो गया। तो 36 गुना 10 के घात 5 लिख सकते हैं, या फिर इसी को ये लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये जो है इसका जूल में जो है मान हो जाएगा 1 किलोवाट हावर का। ठीक, तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं। और हमारा जो प्रश्न है, इससे जो पूछा गया प्रश्न है, चलिए आगे है। एक तार में पहली विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति कितना प्रभाव पड़ेगा? विद्युत शक्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए प्रभावित नहीं होगा, ऑप्शन बी 4 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी 2 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी घटकर आधी हो जाएगी। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है? विद्युत धारा है उसको और विभवांतर दोनों को कितना? 2 गुना बढ़ा देना है, तो V जो है 2V हो जाएगा, और I जो है ये भी जो है 2I हो जाएगा। तो इसका विद्युत शक्ति P में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो P बराबर क्या हो जाएगा? नया P, तो इसकी जगह में 2V लिखेंगे और I की जगह में 2I लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4VI, तो ये जो है कितना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ गया। ठीक, तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर विद्युत धारा और विभवांतर को 2-2 गुना बढ़ाएंगे तो पावर जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, अब जूल में बताना है हमें 1 किलोवाट। ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ऑप्शन बी 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, ऑप्शन सी 10⁻³ जूल, ऑप्शन डी 10⁵ जूल। तो कितना होगा इसका? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अभी इसको निकाल के देखे हैं। 1 किलोवाट हावर बराबर जूल में चेंज करना है, तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट और 1 हावर मतलब 3600 सेकेंड। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 36 गुना 10 के घात 5 हो जाता है जूल में, या फिर इसी को लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक, तो ये जो है ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब का शक्ति है। तो देखिए अब ये न्यूमेरिकल प्रश्न है,
जो शक्ति से डायरेक्ट पावर का फार्मूला है उससे पूछा गया है। तो ये कैसे बनेगा, तो यहाँ दिया हुआ है पहले V दिया हुआ है वोल्टेज 220 वोल्ट और धारा दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, इसे हाफ भी लिख सकते हैं 1/2 एम्पियर। तो अब हमारे पास पावर का सूत्र क्या होता है V इंटू आई, तो इसमें रख देंगे तो 220 गुना 0.5 है, इसे 1/2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 से कितने बार में गया 110 बार में, तो 110 वाट हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक पावर। तो 110 वाट कहाँ है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अब अगला देख लेते हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात जो धारा आई है वो जो है V के समानुपाती होता है, ये ओम का नियम कहता है। और इसमें क्या निकल जाएगा, V है बराबर इसका इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर हटाएं हम लोग तो एक नियतांक R आ जाता है, तो ये RI हो जाएगा। R जो है ओमी नियतांक है, इसे हम प्रतिरोध भी कहते हैं R को, तो R जो है प्रतिरोध है अर्थात रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो धारा चल रहा है उसका विरोध करने वाला जो किसी पदार्थ का गुण रहता है वह जो है उसका प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का SI मात्रक जो है ओम होता है, इससे पहले हम भी देख चुके हैं हम प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए V इज इक्वल टू RI आया था, तो यहाँ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/I हो जाएगा। ठीक, अब इसी के आधार पे हमारे पास पावर है उसका भी फार्मूला अलग से बन जाएगा। जैसे पावर इज इक्वल टू क्या था, P इज इक्वल टू था VI था। ठीक, अगर हम इसी को अगर रजिस्टेंस के फॉर्म में निकालें तो देखिए P इज इक्वल टू अब क्या, ये V के जगह में हम लोग अगर R वाले फॉर्म में रखें तो I इंटू R हो जाएगा। V देखिए जैसे V का वैल्यू क्या आया था, V इक्वल टू IR आया था, तो उसी को रख दिए यहाँ, तो हम यहाँ फिर I, तो ये क्या हो जाएगा I² R हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू हम इसको भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू R I² R। और एक और फार्मूला निकल जाएगा जो रहेगा V और I के फॉर्म, V और R के फॉर्म में। तो P इज इक्वल टू VI है, इसमें अगर हम I के वैल्यू अगर निकाल लें हम V के फॉर्म में तो V/R हो जाएगा। तो इसी को अब यहाँ रख देंगे I की जगह में, तो V इंटू V/R, तो यहाँ P का मान क्या आ जाएगा V²/R। तो पावर के लिए ये तीसरा सूत्र हो गया। तो इन तीनों सूत्रों को याद रखना है आपको पावर के लिए। मैं एक बार और लिख देता हूँ। ठीक है, पहला था P इज इक्वल टू क्या था VI, ठीक, और दूसरा था P इज इक्वल टू I²R, और तीसरा था P इज इक्वल टू ही V²/R। तो ये तीनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। हमें न्यूमेरिकल में क्या दिया है उसको बस देखना है। अगर रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया है तो इसको लगा देंगे, और रेजिस्टेंस और करंट दिया है तो इसे लगा देंगे, और रेजिस्टेंस और वोल्टेज और करंट दिया है तो इसके लगा देंगे। ठीक, तो चलिए इसी के आधार पर अब हम आगे न्यूमेरिकल आगे हम लोग इससे पहले का भी देख लेते हैं। अब हम प्रतिरोध का संयोजन को देख लेते हैं। मतलब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दो प्रकार के होता है, एक श्रेणी क्रम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन अर्थात पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जब दो रेजिस्टेंस या दो से अधिक रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देते हैं, अर्थात पहले रेजिस्टेंस का आउटपुट दूसरे रेजिस्टेंस का इनपुट हो जाता है, और दूसरे रेजिस्टेंस का आउटपुट जो है तीसरे रेजिस्टेंस का इनपुट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये मान लीजिए R1 है, R2 है, R3 है। ऐसे में अगर हम लोग को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो अब हम तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा हो जाएगा। जितना भी रेजिस्टेंस है उसे जोड़ देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब दूसरा है समांतर क्रम अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्शन रहता है, पैरेलल में कुछ ऐसे रहेगा, एक रेजिस्टेंस, उसके पैरेलल में हम दूसरे रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक, अर्थात इनपुट को हम इसके इनपुट से और दूसरे का आउटपुट को दूसरे का आउटपुट से जोड़ते हैं। मतलब इन दोनों का कनेक्शन जो है पैरेलली हुआ है। तो ये जो है R1 हो गया, मान लीजिए ये R2 हो गया। तो इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं 1/R इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/R1 + 1/R2। अब इसे और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 × R2, R1 + R2/R1 × R2 हो गया। अब इसी को हम लोग इसको पलट देंगे, R इक्विवेलेंट बस निकाल देंगे तो ऊपर में जो है R1 × R2 चला जाएगा और नीचे में जो है R1 + R2 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है पैरेलल कनेक्शन में हम निकालेंगे। देखिए सीरीज कनेक्शन का रेजिस्टेंस का फार्मूला एक बार देख लेते हैं। सीरीज कनेक्शन में कैसे बना इसका फार्मूला, तो R इक्विवेलेंट सीरीज में निकालना है तो R1 + R2 डायरेक्ट हमें जोड़ देना है जितना रेजिस्टेंस है। अगर R इक्विवेलेंट हमें किस में निकालना है, समांतर क्रम में पैरेलल में, तो इसमें क्या था R1 × R2/R1 + R2, ये फार्मूला है। इन दोनों फार्मूला को याद रखना है आपको। ये जैसे डायग्राम दिख रहा है इस प्रकार के इससे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जिसमें सीरीज या पैरेलल कनेक्शन दिए रहे और उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना रहता है। तो चलिए इस उदाहरण को अगर हम हल कर लेते हैं तो हम इसको हल करना सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ हमें ध्यान से देखना है कौन सा सीरीज कनेक्शन है और कौन सा पैरेलल है। तो देखिए यहाँ 2 ओम और 4 ओम ये दोनों जो है पैरेलल कनेक्शन में है और यहाँ 2 ओम और 4 ओम ये दोनों भी जो है पैरेलल कनेक्शन में है। तो चलिए इसको पहले पैरेलल कनेक्शन हल कर सकते हैं। तो 2 और 4 जो है पैरेलल में है तो इसका मान क्या आ जाएगा, तो 2 और 4 के लिए पैरेलल के लिए R1 और R2 का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे में जो है 8 करते हैं तो कितना जाएगा, 4 × 2 8 हुआ और 4 + 2 कितना हुआ, 6 हो गया। इसे अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 4/3 ओम, तो ये 4/3 इतना का आ गया और सेम वैल्यू यहाँ भी दिया हुआ है तो इसका भी 4/3 आ जाएगा। तो हमारे पास एक नया डायग्राम कौन सा बनकर तैयार हो जाएगा। अब नया जो डायग्राम बन के तैयार होगा वहाँ एक रेजिस्टेंस ये इसका इक्विवेलेंट निकला, ये 2 और 4 का, और दूसरा रेजिस्टेंस ये जो ये 2 और 4 का रेजिस्टेंस जो कि क्या आया था 4/3 ओम और ये भी 4/3 ओम आया है। ठीक, अब ये दोनों किस में है, सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, ये दोनों रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। तो अब इसको सीरीज़ में निकालेंगे तो सीरीज़ के निकालने का फार्मूला क्या होता है, R1 और R2 को अगर सीरीज़ निकाले तो क्या हो जाएगा, ये 4/3 आया था ये और ये भी 4/3 आया था। तो अब इसको हल कर देंगे तो इसका हर समान है तो नीचे में 3 हो जाएगा एक और ऊपर जो है जुड़ जाएगा तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, तो 8/3 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का जो आएगा रेजिस्टेंस इस प्रकार R इक्विवेलेंट वो जो है कितना आ जाएगा 8/3 ओम। ठीक, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगर कोई भी प्रश्न आता है रेजिस्टेंस निकालने का तो आप उसका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देख के जो 2 फार्मूला है उसके आधार पे आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रश्न करते हैं जो विद्युत शक्ति और रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इन सबसे मिक्स होकर आया रहता है। तो चलिए प्रश्न देखिए, एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त विद्युत शक्ति है। तो यहाँ हमें निकालना है विद्युत शक्ति। पहले दिया हुआ है एक बल्ब है उसमें वोल्टेज 220 वोल्टेज का है और उसका जो है शक्ति कितना का है, P जो है 100 वाट का है। उसको हम VS अर्थात दिया है स्रोत जो है 110 वोल्ट के साथ जोड़ते हैं बाद में। तो यहाँ जो है सोर्स वोल्टेज जो है 110 वोल्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें जो है बल्ब का प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम बल्ब का पहले प्रतिरोध निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है बल्ब का शक्ति निकाल पाएंगे। तो प्रतिरोध निकालना है अगर बल्ब का, तो बल्ब जो है क्या है दिया है, इसमें V दिया है और दिया हुआ है क्या P। तो V दिया है और P दिया है तो हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर V और P वाला P इक्वल टू क्या होता है रेजिस्टेंस की फॉर्म में V²/R होता है और यहाँ हमें R का वैल्यू निकालना है तो R इक्वल टू हो जाएगा V²/P। अब यहाँ हम रख देंगे मान, तो RV² का मान क्या है, तो V² का मान हो जाएगा 220 का वर्ग अपन 100 वाट। अब इसे हल करते हैं तो 22 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आता है 484 और 0 है तो 2 शून्य अपन में 100। तो देखिए ये 100 कैंसिल आउट हो गया तो ये जो है 484 ओम। तो यहाँ रजिस्टेंस का वैल्यू जो है ये आ जाएगा 484 ओम। ठीक,
तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस मिल गया। तो इस रेजिस्टेंस में हम 110 वोल्ट पर हम क्या निकाल सकते हैं, इसका विद्युत शक्ति जो प्रश्न में पूछा गया है। तो अब पी इक्वल टू निकालना है। अब यहाँ जो है वोल्टेज जो है 110 हो जाएगा और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा जो निकाले हैं 484। तो अगर इसे हल करें तो 11 है, 121 हो जाता है, इसका स्क्वायर 2 0 हो जाएगा, तो नीचे में है 484। तो देखिए अगर इसको 11 से कैंसिल आउट कराएं तो ये जो है कितने बार में जा रहा है, 4 बार में। पहले 44 जाएगा, फिर 4 बचा है, फिर 4 बार में, तो 44 बार में जा रहा है और ये 11 बार में जा रहा है। ठीक, फिर एक बार 11 से जाएगा तो 11 एक बार में जा रहा है और 11 से 4 बार में जा रहा है, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 आता है। तो 4 से 100 कितने बार में जाता है, 25 बार में, तो 25 वाट आ जाएगा इसका विद्युत शक्ति। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमें ऐसे प्रश्नों को हल करना है। चलिए एक और न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसे भी देख लेते हैं। 220 वोल्ट 700 वाट के दो एक समान हीटर 220 वोल्ट लाइन में एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में रखे हैं, उनका संयुक्त पावर होगा। तो क्या है, हीटर है, एक हीटर है जो कि उसका रेटिंग क्या है 220 वोल्ट और 1000 वाट, एक इसमें रखे हुए हैं, श्रेणी क्रम में रखे हुए हैं। ठीक, तो एक हीटर ये है, ये दूसरा हीटर। तो इन दोनों का अगर रेजिस्टेंस, इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, तो दोनों जो है सेम रेटिंग का है, तो इसका रेजिस्टेंस भी जो है इसका वैल्यू भी सेम होगा। अर्थात दोनों के लिए हमें रेजिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा, ये भी R ये भी R, तो ये 2R हो जाएगा। तो हमें एक ही रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ पास, उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों के लिए, हीटर के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो चलिए हम फिर से अब रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो वही फार्मूला फिर लगाएंगे रेजिस्टेंस के लिए, V इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन पी का, क्योंकि हमें फिर वोल्टेज दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है। तो वोल्टेज दिया है 220, तो 220 का वर्ग डिवाइडेड बाय यहाँ पावर दिया है 1000 वाट। ठीक, तो 1000 पावर है। अब इसको फिर से हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 22 का 484, 2 0 हो गया और 1000। ठीक, तो अब इसे कैंसिल आउट कराएंगे तो ये 2 0 कैंसिल आउट हुआ। अब ये 484 डिवाइडेड बाय 10 है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 48.4 ओम। तो 48.4 जो है एक रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया एक। ठीक, अब हमारे पास 2 हीटर दिया हुआ है, तो 2 हीटर है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों हीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो 48 2 गुना 48.4 था, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हुआ और ये कितना हुआ 6 और ये 9, तो 96.8 ओम इसमें जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। 2 हीटर के लिए 96.8 ओम का रेजिस्टेंस लगा है दोनों हीटर में। अब यहाँ हम इसी को 220 वोल्ट के लाइन लगा है, उसमें हम क्या निकालेंगे, संयुक्त पावर निकालेंगे दोनों के लिए पावर। तो चलिए अब इस रेजिस्टेंस को रख देंगे 220 वोल्ट पर मान के, तब हम पावर का मान क्या हो जाएगा। अब P इज इक्वल टू, अब यहाँ V है स्क्वायर अपन R है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जो हमारा संयुक्त पावर आ जाएगा, अब यहाँ रखेंगे हम 220 वोल्ट वर्ग। अब रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले हैं 96.8 ओम, ये दोनों के लिए है, तो ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 484.00। ठीक, नीचे में है 96.8। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए ये दशमलव को हटाना है, तो इसको हटा के यहाँ एक और 0 लगा दीजिए। उसके बाद इसे आप कैंसिल आउट करा के देखिए आप, तो इसको कैंसिल आउट कराने से 500 जो है इसका वाट में आंसर आ जाएगा। तो 500 वाट जो है दोनों हीटर के लिए जो संयुक्त पावर है उसका मान हो जाएगा 500 वाट। तो इस प्रकार से इसको हल करना है। तो ये जो फार्मूला है इसको याद रखना है आप लोगों को, जहाँ वोल्टेज और रेजिस्टेंस रहे वहाँ इस फार्मूला का प्रयोग करना है। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए नाभिकीय भट्ठी, ऑप्शन बी क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो माइकल फैराडे जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। तो इस विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ही ट्रांसफार्मर काम करता है, ट्रांसफार्मर हो या फिर जनरेटर हो, ये जो है माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है।
अगला है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है। अभी जो देखें एग्जाम्पल, तो किसको बनाने में किया जाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का, ट्रांसफार्मर और जनरेटर को। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन डी जनरेटर। तो जनरेटर के लिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रयोग। अब अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। तो घर में जो विद्युत सप्लाई देते हैं वहाँ काले रंग के आवरण युक्त तार कौन सा तार होता है। ऑप्शन ए विद्युतमय तार, जिसे फेज भी कहते हैं। ऑप्शन बी है भू तार, इसे अर्थिंग कहते हैं। ऑप्शन सी है उदासीन, इसे न्यूट्रल कहते हैं। और है फ्यूज तार। ठीक, तो कौन सा तार में जो है काले रंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो काले रंग के लिए हमें न्यूट्रल तार के लिए प्रयोग करते हैं काला रंग। ठीक, तो देखिए न्यूट्रल तार के लिए काला रंग का प्रयोग करते हैं, बाकी के लिए भी देख लेते हैं। ये है उदासीन अर्थात न्यूक्लियर, इसके लिए हम काला रंग के तार का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये एक स्टैंडर्ड है, इसके आधार पर ऐसे प्रयोग करना चाहिए, स्टैंडर्ड है। बाकी हम कुछ भी प्रयोग भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी का करना है, ये पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उदासीन के लिए काला हो गया। अगर भूतार अर्थात अर्थिंग के लिए प्रयोग करना है तो इसके लिए हमें हरा का प्रयोग करना पड़ता है, हरा कलर के तार का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक, ये अर्थिंग के लिए हो गया। और है तीसरा विद्युतमय तार, इसे फेज तार बोलते हैं। इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए मुख्य रूप से लाल का प्रयोग करते हैं। और लाल के अलावा अगर 3 फेज रहता है 3 फेज के लिए तो उसमें 3 कलर का प्रयोग करते हैं। तो लाल तो रहेगा, इसके साथ साथ पीला रहता है और नीला रहता है। तो रेड, येलो और ब्लू, ये 3 कलर जो है फेस के लिए यूज होता है। काला कलर उदासीन के लिए और हरा कलर जो है अर्थिंग के लिए प्रयोग करते हैं। और फ्यूज तार में हम एल्यूमिनियम का वायर पूरी तरह से छील के प्रयोग करते हैं। और फ्यूज तार के लिए क्या होता है, ऐसे वायर का प्रयोग किया जाता है जिसका गलनांक जो है बहुत कम हो, क्योंकि बहुत कम गलनांक होने से अगर ओवर वोल्टेज का कोई दिक्कत हो रहा है तो फ्यूज जो है जल के बाकी सर्किट को सुरक्षित कर लेता है। तो ये इतना आपको याद रखना है। घरेलू विद्युत तार स्थापना मूलतः ऑप्शन ए श्रेणी बंधन है, ऑप्शन बी समांतर संबंध है, ऑप्शन सी श्रेणी और समांतर संबंधों का संयोग है, ऑप्शन डी प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंधन और अन्यत्र समांतर संबंधन है। तो घरेलू विद्युत तार कौन सा क्रम में जुड़ा होता है, तो वो जो है समांतर संबंध में जुड़ा रहता है, अर्थात पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन होता है जो घर की विद्युत है वो, इसीलिए जो है जितना भी जहाँ भी बोर्ड लगा रहता है हर जगह जो है समान वोल्टेज पहुँचता है, वो है समांतर संबंध के ही कारण है। ठीक, तो इसे याद रखना है। अगला है प्रत्यवर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए इन्वर्टर, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी ट्रांसमीटर, ऑप्शन सी रेक्टिफायर। तो देखिए प्रत्यवर्ती धारा अर्थात एसी को दिश धारा अर्थात डीसी में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा होता है, रेक्टिफायर। तो ये रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ठीक, रेक्टिफायर को इसको दिष्टकारी के नाम से ही जानते हैं, दिष्टकारी, हिंदी में क्या बोलेंगे, दिष्टकारी। ठीक, एसी से डीसी में इसका प्रयोग जो है, अगर आपको देखना है इसका प्रयोग, तो आप अपने मोबाइल के चार्जर में जो प्रयोग करते हैं उसमें हम रेक्टिफायर सर्किट लगा होता है, जो एसी धारा है उसको डीसी में परिवर्तित करके हमारे मोबाइल को चार्ज करता है। ठीक, तो यहाँ प्रयोग करते हैं रेक्टिफायर का। अगर इसी प्रकार इन्वर्टर को देखें तो इन्वर्टर क्या करता है, ये जो है दिष्ट धारा को प्रत्यवर्ती धारा में प्रयोग करता है, अर्थात डीसी को एसी में प्रयोग करता है। ठीक, तो ये जो है इन्वर्टर है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो एसी वोल्टेज है उसको, एसी हो या डीसी वोल्टेज हो, दोनों को ये इसको स्टेप अप कर सकता है, अर्थात वोल्टेज को इसको बढ़ा सकता है स्टेप अप, या फिर स्टेप डाउन भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। तो वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः ऑप्शन ए धारा का औसत मान 0 होता है, ऑप्शन बी धारा के वर्ग का औसत मान 0 होता है, ऑप्शन सी शक्ति अपव्यय का औसत मान 0 होता है, ऑप्शन डी धारा एवं विभव में कालांतर 0 होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा का औसत मान जो है 0 होता है। अब इसे याद ऐसे रखना है, आप सुने होंगे केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या होता है, किसी परिपथ में जो है आने वाले करंट अर्थात इनपुट करंट और कि उस परिपथ से जो है जाने वाला करंट अर्थात निर्गत करंट अर्थात आउटपुट करंट, इन दोनों का जो है एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। अर्थात कोई आई करंट आ रहा है I1 और I2 करंट जो है जा रहा है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 0 होगा। ठीक, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं जो प्रत्यवर्ती धारा है उसका औसत मान जो है 0 होगा।
मतलब जितना करंट आ रहा है उतना करंट जो है जाएगा भी। अगला है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, सबको पता होगा, ये चांदी में जो है ये जो है सबसे अच्छा चालक है विद्युत का। तो चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है। चलिए अब यहाँ चालकता आ गया है, तो हम पदार्थों के जो है विद्युत के गुण के आधार पर 3 आधार पर बांटते हैं। विद्युतीय गुण के आधार पर एक चालक पदार्थ, दूसरा अचालक पदार्थ और तीसरा जो है अर्धचालक पदार्थ, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। तो देखिए चालक ऐसे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह जो है सरलता से हो जाए उसे हम चालक या कंडक्टर कहते हैं। इसमें जो है चांदी जो है सर्वोत्तम चालक होता है। इसके अलावा जो है कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये भी जो है अच्छे चालक होते हैं। ठीक, यहाँ से जो है विद्युत सरलता से प्रवाह हो जाता है। और दूसरा है अचालक, नॉन कंडक्टर पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है उन्हें हम अचालक या नॉन कंडक्टर पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी है, इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता, कांच है, रबर है, कागज है, इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, तो ये जो है अचालक पदार्थ हैं। और तीसरा है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। वे पदार्थ जिनकी चालकता जो है अचालक एवं चालक के मध्य होती है, अर्थात अचालक और चालक के मध्य जो चालकता रखते हैं वे जो है अर्धचालक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन से आ जाएंगे, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, ये सब जो पदार्थ हैं वे अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। चलिए अब अर्धचालक प्रकार को देख लेते हैं। अर्धचालक जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक एन प्रकार का अर्धचालक होता है, दूसरा पी प्रकार का अर्धचालक होता है। एन प्रकार के अर्धचालक किसे कहेंगे, जिनमें विद्युत प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है, उन्हें एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। वही पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होगा, विद्युत प्रवाह जो है होलों की गति के कारण होता है। तो अर्धचालक में 2 चीज़ें होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है ये होल। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है उसे एन चालक बोलते हैं, और जिसमें होलों की गति के कारण जो विद्युत प्रवाह होता है वो जो है पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, अगर एन प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो उसे बनाने के लिए हम पंच संयोजी अशुद्धियां मिलाना पड़ता है। हमें एन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए पंच संयोजी अशुद्धियां अर्थात के ऐसे तत्वों को मिलाया जाता है जिनके अंतिम में बाह्य में 5 संयोजी मतलब 5 संयोजकता 5 पूरा करने के लिए जो कार्य करता है। जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इनके बाह्य कोश में जो है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण जो है इनका प्रयोग जो है एन प्रकार के अर्धचालक बनाने में किया जाता है, आर्सेनिक और एंटीमनी का, जिनके अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे तत्वों। और वही अगर इसमें देखें पी प्रकार में तो ये त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने से बनते हैं, अर्थात जिनके अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हो ऐसे पदार्थों के मिलाने से जो है पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, जिसमें आता है एल्यूमिनियम, बोरान। एल्यूमिनियम, बोरान, जैसे बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, तो इसमें पहले 2 पूरा किया, उसके बाद कितना बच गया 5, तो ये 2 पूरा किया, उसके बाद कितना बच गया ये 3, 5 है इसका परमाणु क्रमांक, तो 2, तो 2 पहले कक्षक में है, दूसरे कक्षक में जो बाहरी कक्षक है वहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाह्य कक्षक में रहे उसे त्रिसंयोजी अशुद्धियां कहेंगे। ठीक, तो ऐसे तत्वों के मिलाने से जो बने पदार्थ हैं वे जो है पी प्रकार के अर्धचालक कहलाएंगे। और एक पॉइंट और है इसमें कि देखिए एन प्रकार के अर्धचालक को अशुद्धियां दाता कहते हैं, अशुद्धि दाता कहेंगे। ये देखिए 5 है, इसमें ज़्यादा है तो इससे याद रखिए इसे दाता कहेंगे, जिसके पास ज़्यादा होता है उसे दाता कहेंगे। और पी प्रकार को इसमें 3 है, त्रिसंयोजी है, तो इसे ग्रहणकर्ता कहेंगे। इसे कम है तो ये जो है ग्रहणकर्ता कहलाएगा। ठीक, तो ये 3 पॉइंट जो है एन प्रकार और पी प्रकार के लिए आपको याद रखना है। चलिए अब अर्धचालक से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसे देख लेते हैं। तो खाली स्थान अर्धचालक निज अर्धचालक में दाता अशुद्धियां की डोपिंग करके बनाए जाते हैं। पी प्रकार एन टाइप, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ क्या है, कौन से जो है अर्धचालक दाता अशुद्धियां डोपिंग करके बनाए जाते हैं। तो दाता अशुद्धियां से किस में बना है, दाता जो बड़ा हो अर्थात पंच संयोजी हो, तो पंच संयोजी में आता है दाता, तो कौन सा होगा एन टाइप में। तो एन टाइप जो है दाता अशुद्धियों के डोपिंग से बनाया जाता है। और ग्रहणकर्ता अगर पूछा रहे तो इसी में ग्रहणकर्ता तो जो है पी टाइप हमारा उत्तर होता। ठीक, अब अगला प्रश्न है, पी प्रकार का अर्धचालक ऑप्शन ए धनात्मक आवेशित होता है, ऑप्शन बी जर्मेनियम में एल्यूमिनियम की अशुद्धियां मिलाने पर बनता है, ऑप्शन सी सिलिकॉन में फास्फोरस की अशुद्धियां मिलाने पर बनता है, ऑप्शन डी सिलिकॉन में कार्बन की अशुद्धियां मिलाने पर बनता है। तो देखिए अशुद्धियों के संबंध में हम क्या देखे थे, तो पी प्रकार अर्धचालक में कौन सी अशुद्धियां मिलाते हैं, जिसमें त्रिसंयोजक मिलाते थे, त्रिसंयोजक अर्थात जिसके बाह्यता कक्षा में जो है 3 इलेक्ट्रॉन हो ऐसी अशुद्धियां। और वही एन टाइप में क्या करते थे,
पंच संयोजी होता था, अर्थात जिसके बाह्यतम कोश में जो है 5 इलेक्ट्रॉन हो ऐसे तत्व। तो हम इसका उदाहरण भी देखे थे। पी प्रकार में कौन सी अशुद्धियां, एल्यूमिनियम और बोरान जैसी अशुद्धियों को मिलाने से एल्यूमिनियम और बोरान इनके बाह्य कक्षा में जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको जो है हम जर्मेनियम के साथ मिलाते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, प्री प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक, तो ये बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है शुद्ध अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर होता है। ऑप्शन ए संयोजी बैंड के ठीक ऊपर, ऑप्शन बी चालन बैंड के ठीक नीचे, ऑप्शन सी वर्जित ऊर्जा अंतराल के ठीक मध्य में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अब यहाँ है फर्मी स्तर, तो फर्मी ऊर्जा स्तर है, ये जो है अर्धचालक में कहाँ होता है, तो अर्धचालक में जो है अर्धचालक बैंड से बना होता है। तो देखिए ये एक वैलेंस बॉन्ड होता है और ऊपर में होता है कंडक्शन बैंड। ठीक, इसे चालन बैंड कहते हैं, इसे संयोजी बैंड कहते हैं। और इन दोनों के मध्य में एक गैप होता है, उसे हम फॉरबिडन गैप के नाम से जानते हैं। इसी को हम वर्जित ऊर्जा अंतराल भी कहते हैं या फिर निषिद्ध ऊर्जा अंतराल भी कहते हैं। ठीक, फॉरबिडन गैप। अब इन्हीं फॉरबिडन गैप है, उसी के मध्य में एक लेवल रहता है जिसे हम फर्मी लेवल कहते हैं। ये ऊर्जा का लेवल है, इसी को हम फर्मी लेवल कहते हैं। तो आप डायग्राम में ही देख के इसे पहचान सकते हैं कि फर्मी लेवल कौन सा है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मध्य में होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं इसे, या फिर इसी को हम फॉरबिडन गैप है, इस फॉरबिडन गैप के मध्य में जो ऊर्जा स्तर है उसी को हम फर्मी लेवल कहते हैं। तो ऑप्शन के आधार पर इसका सही उत्तर क्या होगा, वर्जी ऊर्जा अंतराल के ठीक मध्य में है, उसी को हम क्या कहेंगे, फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक, तो ये जो है सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम विद्युत सेल देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए विद्युत सेल या इसे बैटरी भी कहते हैं, ये क्या होता है, तो विद्युत सेल में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसके परिवर्तित किया जाता है, जो रासायनिक ऊर्जा उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत सेल या बैटरी में। विद्युत सेल इसमें जो है किसका प्रयोग करते हैं, इसमें जो है एक बीकर में 2 क्षण लेते हैं, रॉड लेते हैं, एक धन आवेशित रहता है उसे एनोड कहते हैं, एक ऋण आवेशित रहता है उसे कैथोड कहते हैं, और इसमें एक लिक्विड भी डला रहता है जो विद्युत अपघट्य का काम करता है, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक, तो ऐसा रहता है विद्युत सेल में। और विद्युत सेल जो है 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। तो चलिए प्राथमिक और द्वितीयक सेल को जानते हैं। तो पहले प्राथमिक सेल, रासायनिक ऊर्जा को सीधा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वो जो है प्राथमिक सेल में होता है। तो जो रासायनिक ऊर्जा उसे डायरेक्ट जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है प्राथमिक सेल में। जबकि द्वितीयक सेल में क्या होता है, इसमें पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, फिर उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जो विद्युत को रासायनिक में चेंज करते हैं, फिर रासायनिक को विद्युत में करते हैं, वो जो है द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल को एक बार प्रयोग करके बाद में बेकार हो जाता है, इसको सिर्फ एक बार प्रयोग किया जाता है प्राथमिक सेल। जैसे घड़ियों में लगा रहता है सेल, वो एक बार प्रयोग करते हैं उसके बाद वो बेकार हो जाता है, उस प्रकार का होता है। और द्वितीयक सेल जो है ये रिचार्जेबल सेल भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसका जो है दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको चार्जिंग करके प्रयोग किया जाता है, इस कारण इसे रिचार्जेबल सेल कहते हैं। ये जो है आपके मोबाइल फ़ोन में लगा रहेगा, मोटर कार ट्रकों की जो बैटरी रहता है, ये भी जो है द्वितीयक सेल के उदाहरण है। देखिए प्राथमिक सेल के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं, वोल्टी सेल आता है, लेक्लांसी सेल आता है, शुष्क सेल आता है, डेनियल सेल आता है, ये सभी जो है प्राथमिक सेल के उदाहरण है। और वही द्वितीयक सेल के उदाहरण देखें तो ये जो डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं वो सब चीज़ें आ जाते हैं द्वितीयक सेल में, जिसको हम चार्ज करते हैं। जैसे मोटर कारों, ट्रकों, ट्रैक्टरों आदि में जो प्रयुक्त की जाती है बैटरी, उसको बाद में चार्ज करना पड़ता है, तो ये सब जो है द्वितीयक सेल होते हैं। वैसे इमरजेंसी लाइट है, उनमें जो बैटरी लगा रहता है उसे भी चार्ज कर सकते हैं, तो ये भी द्वितीयक सेल है। आपके मोबाइल फ़ोन में प्रयोग किया जाने वाला बैटरी, ये भी जो है द्वितीयक सेल है। ठीक, तो ये आपको समझ आ गया होगा विद्युत सेल, इसके प्रकार को अंतर क्या है। अब चलिए इससे जो प्रश्न पूछे गए उसे देखते हैं। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है। ऑप्शन ए बैटरी, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी जनरेटर, ऑप्शन डी गतिमान कॉइल मीटर। तो देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो कौन करता है, बैटरी, या फिर इसी को विद्युत सेल भी कहते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और यही अगर बात करते हैं मोटर का, तो मोटर क्या करता है, ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। और वही जनरेटर की बात करें तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को अर्थात मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में परिवर्तित करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से सेलों में एक समान रासायनिक क्रिया होती है। ऑप्शन ए वोल्टिक सेल तथा डेनियल सेल, ऑप्शन बी डेनियल सेल तथा शुष्क सेल,
ऑप्शन सी शुष्क सेल तथा लैक्लांसी सेल, ऑप्शन डी बैक्लांसी सेल तथा उल्टी सेल। तो एक समान रासायनिक क्रिया जो है कि इसमें देखने को मिलता है, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन सी शुष्क सेल और लैक्लांसी सेल। तो इन दोनों में जो एनोड कैथोड प्रयोग किया जाता है तो इनमें जो रासायनिक क्रिया होगा वो जो है एक समान होगा शुष्क सेल और लैक्लांसी सेल में, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए आर्गन के साथ सोडियम वेपर, ऑप्शन बी नियान के साथ सोडियम वेपर, ऑप्शन सी आर्गन के साथ मरकरी वेपर, ऑप्शन डी नियान के साथ मरकरी वेपर। तो सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सा होता है? ऑप्शन सी आर्गन के साथ मरकरी वेपर। तो ट्यूबलाइट में क्या करते हैं, अक्रिय गैस है, आर्गन क्या है, अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस के साथ हम लोग क्या मरकरी लगाते हैं, मरकरी का वेपर डाल देते हैं, ये जो है ट्यूबलाइट में होता है। तो इसे आर्गन लगा रहता है, डला रहता है, इसे भी याद रखना है, आर्गन और मरकरी वेपर के डला रहता है किसमें, ट्यूबलाइट में। अगला है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बल्ब के अंदर एक अक्रिय गैस ही होता है, अक्रिय गैस जिसे नोबल गैस भी कहते हैं। ऑप्शन में ऑक्सीजन भी नहीं है, नोबल गैस, वायु भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बल्ब में भी आर्गन या फिर नियान ये जो है अक्रिय गैस है, ये जो है डले रहते हैं विद्युत बल्ब के अंदर। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी जस्ता। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है जहाँ से रोशनी जलता है आप, वो जो है क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बना रहता है? क्योंकि इसका जो गलनांक है वो जो है बहुत अधिक होता है। तो फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट के लिए जो है ऐसे धातु चाहिए जिसका गलनांक बहुत अधिक हो, अर्थात जब वो उसमें तापमान ज़्यादा बढ़े तो वो जो है जलकर खराब ना हो, इस कारण टंगस्टन का बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है। और इसके उल्टा क्या होता है, एक फ्यूज होता है, फ्यूज में जो है गलनांक बहुत कम होना चाहिए। अगर कोई ओवर वोल्टेज हो रहा है तो जो है फ्यूज कट जाए और बाकी सर्किट को सुरक्षित कर ले। ठीक, तो इस प्रकार हम विद्युत से जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सबको देख लिए, और क्या प्रश्न पूछ सकते हैं उससे संबंधित हम तथ्य भी देखे हैं। उन तथ्यों को आप अच्छे से रिवीजन कर ले जो आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको साइंस के अन्य वीडियो देखना है तो आप सहस्त्र एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो सहस्त्र एजुकेशन प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।